नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का सेविंग फोकस्ड कार्यक्रम पासबुक द सेविंग शो। अब तक जब भी बिना जोखिम वाले निवेश की बात होती थी तो एफडी और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स ही सबसे आगे रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में बॉन्ड निवेश ने आम निवेशकों का ध्यान खींचा है। सरकारी बॉन्ड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड, एफडी से बेहतर रिटर्न और तय इनकम का वादा इन्हें खास बनाता है। बजट के बाद 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़ने की संभावना भी चर्चा में है। तो क्या अब सेविंग का अगला पड़ाव बॉन्ड है? तो आज के शो में हम यही जानेंगे। तो ऑन द शो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, ऑन द शो हमारी बात रहने वाली है बॉन्ड क्या होते हैं इस पर और ये काम कैसे करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एफडी के मुकाबले बॉन्ड में रिटर्न कितना बेहतर है। वहीं बॉन्ड निवेश में टैक्स का पूरा गणित भी आपको आज के शो में बताएंगे। वहीं किस निवेशक के लिए बॉन्ड सही ऑप्शन है, किसके लिए ये ऑप्शन बेहतर है और अच्छा है, इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक आम निवेशक की कहानी आपको दिखाते हैं जिसने एफडी से हटकर बॉन्ड में निवेश किया और बेहतर रिटर्न पाया। दिल्ली के एक रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से एफडी में निवेश कर रहे थे, जहां टैक्स के बाद रिटर्न सीमित रह जाता था। पिछले साल उन्होंने आंशिक रकम 5 और 7 साल के सरकारी और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाई। एफडी के मुकाबले उन्हें ज्यादा तय इनकम मिली और कैश फ्लो भी बेहतर रहा। इस केस से साफ है कि सही अवधि और सही बॉन्ड चुनकर सेविंग्स को ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है, बशर्ते निवेश से पहले जोखिम और टैक्स को समझा जाए। तो आज के शो में हम बॉन्ड को लेकर ही बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनूप भैया, फाउंडर ऑफ मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो डिजिटल फाइनेंस और पारंपरिक निवेश दोनों की गहरी समझ रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द बोनस पर। थैंक यू अंजलि जी। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये सेफ कैटेगरी में है, लेकिन अब सेफ इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, या यूं कहें कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। सर, ऐसा क्यों? तो एक चीज़ सिंपल है कि दोनों प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं, जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट पोस्ट ऑफिस हो या फिक्स डिपॉजिट हो, आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं जी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जो नए उभरते हुए जो अल्टरनेट ऑप्शंस है, जिसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोल सकते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड बोल सकते हैं, आरबीआई का बॉन्ड है, उसके अलावा कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स है, ये उभरते हुए अल्टरनेट ऑप्शंस है। इनफैक्ट ये ऑप्शंस काफ़ी पॉपुलर है, एटलीस्ट अर्बन एरिया में, एटलीस्ट जैसे जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मुंबई में, ये काफ़ी प्रचलित है। तो सिंपल एक ऑप्शन है कि इनके ब्याज दर अगर आप देखते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट देखते हैं या पोस्ट ऑफिस के मुकाबले ऑलमोस्ट 0.5% से लेके 1.5% तक आपको ब्याज दर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है पॉपुलर होने का। और जो लोग जैसे कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में जो कंपनियां एक्सेप्ट करती है, ये सब नामी गिरामी कंपनियां, कोई अननोन कंपनी नहीं है। तो लोग जानते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस को जानते हैं, महिंद्रा फाइनेंस को जानते हैं, श्रीराम फाइनेंस को जानते हैं। तो ये सब नाम अभी पॉपुलर हो चुके हैं, हर गांव में इन ब्रांड्स की काफी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। तो ये दो रीजन है, एक तो पॉपुलर नेम्स है और फिक्स जो ब्याज दर है इनका ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के मुकाबले बेहतर है। बिल्कुल बेहतर ब्याज दर है इनका। लेकिन सर, अगर हम सुरक्षा की बात करें, रिटर्न या टैक्स के लिहाज से अगर देखा जाए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर, दोनों में क्या फर्क है? तो देखो, एक चीज, जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको एक चीज जो 2-3 रिस्क है, लेकिन उसमें से एक जो बड़ा रिस्क जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब है जब हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि जो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लेंडर है और जो आदमी ले रहा है वो बोरोअर है, ठीक है। तो हम किसी को भी जब हम पैसा देते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि जो पैसा ले रहा है, क्या वो पैसा लौटाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में देखते हैं, मान के चलिए पोस्ट ऑफिस देखते हैं या बैंक्स देखते हैं, तो जनरली लोग बैंक्स में जैसे एसबीआई बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या आईसीआईसीआई हो गया,
तो चूंकि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है और अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस मान के चलो पिछले 76-80 साल के अंदर किसी भी बैंक ने पैसा नहीं डुबाया है, और पोस्ट ऑफिस में जिनको आप पैसा दे रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सोवरिन गारंटी जिसको हम बोलते हैं, जहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्रेडिट रिस्क में अगर हम देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस ऑब्वियसली उसका जो दर्जा है वो काफी बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और गवर्नमेंट इसलिए डिफॉल्ट नहीं कर सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास में वो हम आम तौर पे हमारे पास में या किसी कंपनी के पास में नहीं है। गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है पैसा जो हम आप और कोई कंपनी प्रिंट नहीं कर सकती, इसलिए सोवरिन गारंटी सुप्रीम गारंटी माना जाता है। तो जस्ट क्रेडिट रिस्क के मामले में अगर हम देखते हैं तो बैंक, और मान के चलो कोई अगर बैंक भी ऐसे मान के चलो बीच में 2018-19 में यस बैंक का मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया था, जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आरबीआई स्टेप इन कर दिया था, जहां पे एसबीआई ने वहां पे 45% स्टेक ले लिया था। तो रेगुलेटर इंश्योर करता है, आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग, तो आरबीआई इंश्योर करता है कि जो बैंक्स के जो डिपॉजिटर है उनको कोई धक्का ना लगे, तो वो जो रेपुटेशन प्रोटेक्ट करके रखता है रेगुलेटर, तो वो एक एडवांटेज माना जाता है। लेकिन दूसरे तौर पर जैसे हम कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट देखते हैं या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड देखते हैं, अगर आप पैसा किसी नॉन ब्रांड्स को देते हैं, मान के चलिए बजाज नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लाइक जिनके प्रोडक्ट शायद हमारे घर में है, हर किसी घर के सामने आपको बजाज की बाइक दिख जाएगी, तो ये लंबे अरसे तक इनकी कंपनियां अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी इन द कंट्री है। तो एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जो शायद हम पिछले 50 साल 100 साल से इस बिजनेस ग्रुप को दे रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे कंपनी का फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट कंपनी का फिक्स डिपॉजिट जो वेल नोन है, जो अपना ब्रांड रेपुटेशन प्रोटेक्ट करके रखती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी जब पैसा देते हैं तो हमें जरूर ये देखना चाहिए कि हम किससे पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों मामलों में क्रेडिट रिस्क रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर अगर हम ये देखें कि एफडी में जो निवेशक होते हैं उनको तय ब्याज मिलता है, तो वहीं बॉन्ड में यील्ड और प्राइस दोनों बदलते हैं, तो क्या सर बॉन्ड एफडी से ज्यादा रिस्की है? नहीं, दो चीज है। देखो इसमें अब आप फिक्स डिपॉजिट में आपको सिर्फ फिक्स रिटर्न मिलता है, उधर मार्केट मान के चलो दूसरा रिस्क जो मैंने आपको नहीं बताया, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बॉन्ड में या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मतलब क्या है कि जब ब्याज बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइसेस कम होती है, ठीक है, तो मान के चलिए जब बॉन्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बॉन्ड्स है वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, बीएससी एनएससी पे लिस्ट होता है, तो वहां पे आपकी बॉन्ड के प्राइसेस कम हो सकती है जी। लेकिन उसका उल्टा भी सही है। मान के चलिए पिछले 15 महीने में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं और पिछले 25 साल के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो हर साल, हर 2-3 साल के बाद में ब्याज रेट आपको कम मिल रहा है। तो इसका भी एक इकोनॉमिक्स है, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाती है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड्स में आपको दो चीजें मिल सकती है, एक तो आपको फिक्स कूपन मिलता है और दूसरी चीज जो हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट रिटर्न। ये आपको जो मार्क टू मार्केट कैपिटल गेन है ये बॉन्ड में ही आपको मिल पाएगा, आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल नहीं पाएगा। तो जब हमें ये पता है कि इंडिया में आने वाले सदियों में अगर इंटरेस्ट रेट कम अगर होता है तो फिक्स डिपॉजिट में तो आपको मार्क टू मार्केट रिटर्न की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सेम चीज अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ना कि सिर्फ ब्याज मिलेगा हायर देन फिक्स डिपॉजिट, बट आपको मार्क टू मार्केट कैपिटल गेन भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपको सिर्फ बॉन्ड में पॉसिबल है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं पॉसिबल है, जो लिस्टेड नहीं होते। जी सर, यील्ड और कूपन की अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड कूपन की, अगर अभी आपने ये वर्ड यूज किया, दोनों में सर क्या डिफरेंस है अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? ग्रेट, गुड क्वेश्चन अंजलि जी। तो एक तो कूपन रेट होता है कि मान के चलिए कि कोई आपको ब्याज दर देगा 7% के हिसाब से, ठीक है, कोई बोलेगा मैं ब्याज आपको दे रहा हूँ 7%, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि ब्याज आप कैसे दे रहे हैं। क्या आप मुझे एनुअल कंपाउंड करके दे रहे हैं, या आप मुझे क्वार्टरली कंपाउंड करके दे रहे हैं, या मुझे
मंथली कंपाउंड करके दे रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट करके दे रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप मुझे एनुअल कंपाउंड कर कर दे रहे हैं, तो 3 साल का, अगर मेरा अवधि इन्वेस्टमेंट 3 साल का अगर है, तो मुझे जो ब्याज है वो 7%, मेरा कूपन रेट 7% है, लेकिन मेरा यील्ड अगर मान के चलो मैं मैच्योरिटी के बाद में अगर अपना पैसा लेता हूं, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों भी अगर मैं मैच्योरिटी के बाद में अगर लेता हूं, तो डेफिनेटली मेरा यील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग करके जो आपको मैच्योरिटी के बाद में जो अमाउंट आता है उसको यील्ड बोला जाता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे जो आपको मिलता है उसको सिर्फ आप कूपन रेट बोल सकते हैं, वहां पे यील्ड आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है यील्ड में और कूपन रेट में। सर, बाजार में हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी बॉन्ड इस समय अवेलेबल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, पीएसयू बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड हो गया। अब कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका उपयोग इन्हें कर लेना चाहिए? तो डेफिनेटली हर पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम एक एसेट क्लास है। पहली बात तो एक एसेट क्लास के तौर पर फिक्स्ड इनकम को देखना चाहिए। फिक्स्ड इनकम का मतलब है जहां से आपको रेगुलर इनकम आती है और फिक्स रिटर्न्स आपको मिलते हैं। वो रिटर्न आपको क्वार्टरली मिलो, एनुअल मिलो, वो ऑप्शनलिटी है हमारे पास में, लेकिन कहीं पर भी आपको अगर फिक्स कूपन या फिक्स ब्याज अगर मिलता है, वो एक आपके पास में ऑप्शन है। अब आई एम सॉरी, आपका क्वेश्चन में थोड़ा भूल गया। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि काफ़ी बॉन्ड इस समय अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, इसके अलावा पीएसयू बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, टैक्स फ्री बॉन्ड हो गया। अब इनका सर यूज़ करना है तो कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इनको यूज़ कर सकते हैं? इसकी क्या कोई कैटेगरी डिवाइडेड है? एक चीज तो फिक्स्ड है, हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम एज एन एसेट क्लास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं जी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम का एज एन एसेट क्लास का परसेंटेज कम हो सकता है, और जो सीनियर सिटीजन है उनके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम एज एन एसेट क्लास का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकम जो है, इनकम जो कोर इनकम बाय वे ऑफ सैलरी है या बाय वे ऑफ बिजनेस, वो कम हो जाती है। तो आप पूरा डिपेंडेबल हो जाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर, और उस समय पे आप कोई ऐसी जोखिम नहीं उठाना चाहते जहां पे आपका प्रिंसिपल या जो कैपिटल के ऊपर कोई आंच आए। तो डेफिनेटली एक जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे फिक्स्ड इनकम का अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में बढ़ना चाहिए, और अगर आप यंग अगर है तो आपके पोर्टफोलियो में तो थोड़ा आप कम रख सकते हैं उसका अलोकेशन। बिल्कुल। सर, यूनियन बजट के बाद 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ने की चर्चा काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही है। सर, ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे किस तरह से देख सकते हैं, उन्हें किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, अगर आप बजट के बाद में अगर आप देखते हो तो इनफैक्ट यील्ड कम हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने अगर आप देखते हैं तो आरबीआई ने एटलीस्ट पॉलिसी के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कट किए हैं। तो पिछले 6 महीने में अगर आप देखते हैं तो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया 1.25% का, 125 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कम किया है। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप ब्याज दर देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि 6 महीने पहले 10 ईयर जीसेक बॉन्ड का यील्ड 6.30% पे ट्रेड करता था, बजट के पहले उसका यील्ड 6.60% था। आज के तारीख में मेरे हिसाब से 6.45 के आसपास होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आरबीआई ने ब्याज रेट कम किए थे, लेकिन सिस्टम में इंटरेस्ट रेट बढ़ा था। सेम चीज अगर आप ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड का अगर आप यील्ड देखते हैं, 6 महीने पहले वो 7.08% पे था, और बजट के पहले तक वो 7.30% तक था। तो ये एनोमली है, इसको आप एनोमली बोल सकते हैं। आइडियली जब सिस्टम पॉलिसी रेट जब कम होते हैं तो सिस्टम में भी रेट कम होना चाहिए, लेकिन ये एनोमली था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि ब्याज की दर कम होनी चाहिए, बढ़ने की कोई ज्यादा गुंजाइश या संभावना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर यील्ड बढ़ती है तो पहले से खरीदे गए बॉन्ड की वैल्यू पर किस तरीके का असर पड़ता है, और क्या इससे घबराने की जरूरत है सर? देखो, 2 चीजें हैं। अगर मान के चलिए ब्याज अगर बढ़ता है तो अगर आपके पास में शॉर्ट टेन्योर्स के बॉन्ड अगर है तो उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में 10 साल 15 साल लॉन्गर द बॉन्ड,
बॉन्ड का टेन्योर, उधर इम्पैक्ट जरूर गिर सकता है। तो मान के चलो अगर 20 पैसे का अगर ब्याज दर या 10 पैसे का ब्याज दर अगर बढ़ता है, और अगर आपके पास में 20 साल का पेपर अगर है, तो आपका जो रिटर्न है वो 2% से कम हो जाता है। तो ये उसका इम्पैक्ट है। तो लॉन्गर द टेन्योर हायर द इम्पैक्ट, शॉर्टर द टेन्योर लोअर द इम्पैक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो। बिल्कुल सर, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफडी से बेहतर रिटर्न मिल रहा है, लेकिन क्रेडिट रिस्क को कैसे समझें और कैसे इसे कम करें? तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इसमें काफी इम्पोर्टेंट है। आप पैसा किसको दे रहे हैं, तो जिन लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, क्या उनका रेपुटेशन है बाजार में, क्या ये बड़े बिजनेस ग्रुप्स है? कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहेगा। जैसे बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, अदानी है, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ। कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप चाहे तो वो अपना नाम रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि जिनको आप पैसा दे रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट या कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। अननोन कंपनी, अननोन ब्रांड, मुझे ऐसा लगता है वहां से दूर रहे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ना जावे। ऐसा हो सकता है, हमने देखा है 2011 से लेके 2015 के बीच में कम से कम 30 कंपनियां ऐसी है जिनके कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरेस्ट रेट्स डिफॉल्ट्स हुए हैं, मतलब लोगों के पैसे नहीं मिले हैं। और उसमें अच्छी अच्छी कंपनियां, उस समय की काफी तेज माने वाली कंपनियां, तेज गति से ग्रोथ करने वाली कंपनियां भी डिफॉल्ट हो गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फॉर एनी रीजन। तो आई थिंक द रेपुटेशन रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बॉन्ड को लेकर हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बता रहे हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास और अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो आपको कुछ हाई यील्ड वाले बॉन्ड के बारे में बता रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और आज हम आप सभी के लिए डेटा लेकर आए हैं। जिस तरीके से बॉन्ड्स पर चर्चा चल रही है उस तरीके से हम आपके लिए हाई यील्डिंग वाले बॉन्ड्स का डेटा लेकर आए हैं। किस बॉन्ड में आपको कितना यील्ड मिल जाता है। देखिए, अगर सबसे पहले लिस्ट में बात करें ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बॉन्ड की, तो वहां पर आपको अभी 12.16% तक का यील्ड मिल रहा है। अगर फिनेबल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड बैंक को देखें, जो कि दूसरे नंबर पर है, उसमें आपको 12% तक का यील्ड मिल रहा है। वहीं अगर तीसरे नंबर पर आए ग्रीव्स फाइनेंस लिमिटेड को देखें, तो इसमें कितना यील्ड अभी आपको मिल रहा है, इसमें आपको 11.25% तक का यील्ड यहाँ पर मिल रहा है। अगर नामरा फाइनेंस लिमिटेड के बॉन्ड की बात करें, तो इस बॉन्ड में आपको 11.25% तक का यील्ड मिल जाता है। वहीं अगर मानवा फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, जो इस लिस्ट में सबसे आखिरी पर है, इसमें आपको 11.25% का सेम, जो लास्ट के 3 जितने भी बॉन्ड्स हैं उनमें आपको सेम 11.25% तक का यील्ड मिल जाता है। तो ये वो डेटा था जो तमाम ये जो वो वाले बॉन्ड्स हैं जो आपको सबसे हाईएस्ट यील्ड अब तक दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या, ये जानकारी आपने दी कि किस बॉन्ड पे कितना परसेंट का जो यील्ड है वो मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के सवाल आ गए हैं। अपने प्रोग्राम में उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। रमेश शर्मा का जयपुर से सवाल आया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए बॉन्ड एफडी से बेहतर है। सर, मेरे हिसाब से आंसर यस है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि लैडरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा बैंक का निकाल के उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना चाहिए, लेकिन उनके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शंस है जो अच्छी कंपनियों के आते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, और यील्ड आपको बेहतर मिलता है। तो एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस के सामने अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, और स्पेसिफिकली वो सीनियर सिटीजन के लिए काफी मायने रखती है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये जो नए तरीके के ऑप्शंस है, चाहे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो या कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट हो, ये काफी बेहतर अल्टरनेट ऑप्शन माना जा सकता है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है। सर, लखनऊ से सवाल है नीता वर्मा का। इन्होंने पूछा है कि क्या बॉन्ड में पैसा लॉक इन रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बॉन्ड लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है। अगर लिस्टेड नहीं है तो डेफिनेटली ये लॉक इन पीरियड हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उसमें आपको दूसरा ऑप्शन भी देखना चाहिए, कहीं पे पुट और कॉल का ऑप्शन है क्या।
अगर कॉल का ऑप्शन, अगर पुट का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आप अपना पैसा कंपनी से अगर आपको चाहिए एक पर्टिकुलर पीरियड अवधि के बाद में आप बुला सकते हैं। अगर कोई बॉन्ड लिस्टेड अगर है तो उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अगर आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 2 साल तक रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में कहीं पैसा चाहिए, आप ये बॉन्ड लिस्टेड है बाजार में और ये बॉन्ड आप बाजार में बेच सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल सर शामिल करेंगे, इंदौर से आया है जो कि अजय गुप्ता का है। उन्होंने पूछा है कि कम रकम से बॉन्ड निवेश कैसे करें सर? तो मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स अगर हम देखते हैं तो उसका फेस वैल्यू 1000 रुपीज होता है। तो इसका मतलब है कि आप एक बॉन्ड 1000 रुपीज के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो उतना मिनिमल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मुझे पता है कि जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह थी, पहले तनख्वाह का सेविंग मैंने बॉन्ड में किया था। तो कोई भी अपना पहला सेविंग जोखिम भरा जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करेगा, क्योंकि वो अपना पहली मेहनत, पहली कमाई, पहला प्यार, आप जो कहना चाहे, वो सेफ इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। बॉन्ड एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर उभर कर आता है। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा भी है कि अगर किसी को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है सर, सबसे पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए? किन बातों का सर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा डूबे ना, क्योंकि इसमें कैपिटल चला जाता है। आपको मान के चलिए कि कोई अच्छी कंपनी 8% का ब्याज दे रही है, कोई कंपनी 12% का ब्याज दे रही है, 4% का लालच नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी देख लो ना, आपके मान के चलिए 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड आपको उसकी नीयत पता है, दूसरे फ्रेंड की भी आपको नीयत पता है। जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, इवन अगर वो आपको ज्यादा पैसा देगा तब भी आप उसे अपना पैसा नहीं दोगे। इसलिए नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड इनकम में, हम वहां पे पैसा खोना हमारे दिमाग में नहीं है। जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें पता है 100 रुपए का 99 रुपया होने वाला है। फिक्स डिपॉजिट में या फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में या बॉन्ड में वो हम धारणा नहीं करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आई थिंक क्रेडिट रिस्क रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कहीं पर भी ऐसे जगह पैसा मत डालिए जहां पे आपका पैसा डूबने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। राइट, तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आपको हमारे दर्शकों ने जो सवाल भेजे थे, अजय, नीना और रमेश, उनकी तरह अगर आपको भी अपना सवाल भेजना है, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। प्रोसेस क्या है जल्दी से जान लेते हैं। आपका सवाल हम तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, आपको PASS जो कि पासबुक द सेविंग शो यानी कि इस प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है पास, और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप कर देना है। उसके बाद भेज देना है 9354027995 पर। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। सर, AAA, AA जैसे क्रेडिट रेटिंग कितनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकती है और निवेशकों को इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? तो रेटिंग इंपॉर्टेंट है, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेटिंग एक पोस्ट फैक्टर है। मुझे अभी भी याद है कि 2014-15 में एक वेल नोन ग्रुप की कंपनी थी और उसके बॉन्ड जंक होने के पहले तक उस कंपनी के बॉन्ड की रेटिंग AAA थी। जब बॉन्ड जंक हो चुके हैं उसके बाद में उस कंपनी का रेटिंग D हुआ था। तो रेटिंग एक सिग्नल है, एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन अगर आप क्रिसिल की रिसर्च अगर आप देखते हैं तो इवन AA रेटेड बॉन्ड या सिंगल A रेटेड बॉन्ड भी जो डिफॉल्ट रेशियो सिर्फ 4% ही है। तो 96% सिंगल A रेटेड बॉन्ड पेपर भी 96% ने अपनी मैच्योरिटी पूरी तरीके से दी है। ओनली 4% बॉन्ड ही डिफॉल्ट की है। तो रेटिंग एक फिल्टर है, एक इंपॉर्टेंट फिल्टर माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ ट्रिपल ए रेटेड है यही मानकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक अगर कोई पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है, वो भी इन्वेस्टर है, और एक रिटायर्ड पर्सन है, वो भी इन्वेस्टर है। अब सर, इन दोनों के लिए बॉन्ड में निवेश करने की जो रणनीति होनी चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए सर, और कैसे अलग होगी इन दोनों की निवेश करने की रणनीति? तो मान के चलिए कि कोई यंग इन्वेस्टर्स है जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं जी। उन्हें फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, उनका पोर्टफोलियो में मान के चलिए 10 से 15% का अलोकेशन रखना चाहिए। और ये अलोकेशन इसलिए रखना चाहिए ताकि
अनएक्सपेक्टेड कोई भी इवेंट अगर आता है या अनएक्सपेक्टेड अगर कोई जरूरत आ पड़ती है, उस समय ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है, हम वो जो इवेंट है या जो नीड है उसको पूरी कर सकते हैं। नंबर 2, मान के चलिए कोई सीनियर सिटीजन है, हर सीनियर सिटीजन, क्योंकि उसकी कोई एक रेगुलर इनकम नहीं है, ना कोई उसकी तनख्वाह है, ना कोई उसका बिजनेस इनकम है। अब ये सीनियर सिटीजन को रूटीन एक्सपेंसेस को कवर अगर करना है तो कुछ उसका पोर्टफोलियो ऐसे होना चाहिए जहां पे एक रेगुलर इनकम आ रही है जी। और रेगुलर इनकम आने का एक जरिया फिक्स्ड इनकम असेट है जो मार्केट की वोलेटिलिटी से बचा रहता है। तो इसलिए वहां पे जो फिक्स्ड इनकम का अलोकेशन है उतना जरूर होना चाहिए जहां पे उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर हो सके। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि बॉन्ड निवेश की सुविधा भी दे रहे हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगेन एक ही चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इज बेसिकली द क्रेडिट रिस्क। ये एम्फेसाइज मैंने देखा है, बहुत सारे का पोर्टफोलियो, मेरे 27 साल का तजुर्बा है, 1999 से लेके 2020 तक हमेशा बार बार एक ही चीज आई है कि बहुत सारे बार देखा गया इवन AAA रेटेड कंपनी डिफॉल्ट हुई और उसके अनेकों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं दर्शकों को आपके थ्रू यही एक चीज साझा करने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा रिटर्न में ना जावे, क्रेडिट रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। जब आपका पैसा जाएगा तो पूरा पैसा जाएगा, रिकवर नहीं हो सकता है। वंस इट गेट्स डिफॉल्टेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। बिल्कुल। तो क्रेडिट रिस्क को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कहीं पर भी अननोन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कभी कभी तो इवन वेल ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी भी डिफॉल्ट हो जाती है, तो वो प्रोबेबिलिटी के गेम्स है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर सिंगल क्रेडिट किसी सिंगल कंपनी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। उसकी भी आप लिमिट बांध सकते हैं कि भाई आपका एक्सपोजर मैं एक कंपनी में या एक इश्यूअर के साथ में मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा नहीं दूंगा। तो अगर आप इस तरीके के फिल्टर बांध कर रखेंगे तो वो शायद जब चैलेंजिंग टाइम आता है उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा प्रोटेक्ट रहेगा और वहां पे डिफॉल्ट रेशो जो हम बोलते हैं वो कम हो सकता है। बिल्कुल सर, कुछ सवाल आ गए हमारे दर्शकों के, जल्दी से अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। संजय मिश्रा का सवाल है सर, प्रयागराज से। इन्होंने पूछा है क्या बॉन्ड म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है? बॉन्ड म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उधर यील्ड आपको, क्योंकि मार्क टू मार्केट है म्यूचुअल फंड में बॉन्ड्स, और उधर आपको एटलीस्ट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में उधर आपको जो रिटर्न रियलाइजेशन है काफी तुरंत देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है। उधर आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी मिल सकती है। अगर आपको प्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है, प्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं। उसमें डायनामिक बॉन्ड फंड करके होता है जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि शॉर्ट टेन्योर के बॉन्ड में डालना चाहिए, लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड में डालना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना चाहिए। तो ये सब मिश्रण आप डायनामिक बॉन्ड में देख सकते हैं। वहां पे अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ऐसे कंपनियों में डालना है जो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो उसमें पीएसयू एंड बॉन्ड फंड करके एक ऑप्शन है, एक स्ट्रेटेजी है, जहां पे ओनली जो बैंकों के सीडीसीपी पोर्टफोलियो होता है या प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज होती है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, उन्हीं के बॉन्ड्स होते हैं। तो आपके अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जो ऑप्शन आपको शायद रेगुलर डायरेक्ट बॉन्ड मार्केट में अगर आप छोटे निवेशक हैं तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं संजय आपको अपने जवाब का आंसर जो है वो मिल गया होगा। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बॉन्ड को लेकर बातचीत करने के लिए, और जो दर्शकों के सवाल आए वो भी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। Thank you, Anjali ji. Really appreciate for allowing me to share my views on your platform. Thank you, sir. तो देखिए साफ है कि सेविंग के लिए बॉन्ड अब सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं रहे। सही जानकारी, सही अवधि और सही चयन के साथ बॉन्ड एफडी का मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं। इसी समझ और सही फैसले के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पासबुक द सेविंग शो में, सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर।